सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2022 की पर्यावरण का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने इस क्लास में सारे क्वेश्चनों को बहुत डीपली वाइज़ समझाया है। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि इस क्लास से 100 में 100% आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्लास के नोट्स ज़रूर बना लेना पॉइंट वाइज़ और रिवीजन करते रहना। बस ये यूपी टेट के लिए ही नहीं बल्कि एमपी टेट की और अदर्स टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। आप लोग बस अपना काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यूपी टेट 2022 के पेपर का पहला क्वेश्चन है जो ईबीएस का पर्यावरण का, वो है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। अब देखो वायुमंडल को कितने स्तर में बांटा गया है और वायुमंडल का जो पहला स्तर कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे पास है। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं चार। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका आयन मंडल और आपका ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। अब देखो यहाँ पर हम लोग समझते हैं वायुमंडल। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा, इस तरह में बांटा गया है। तो देखो, अगर पूछा जाए वायुमंडल क्या है, वायुमंडल गैसीय समूह है, मतलब गैसों से बना है वायुमंडल। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वायुमंडल को कितने स्तर में बांटा गया, कितने भागों में। तो देखो पहले पहला भाग जो है वायुमंडल को देख लेते हैं। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 5 भागों में? तो पहला भाग होता है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सा? क्षोभ मंडल। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पृथ्वी के जो धरातल है उससे लेकर पृथ्वी के धरातल से मतलब 18 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है ऊपर। ठीक है, पृथ्वी की धरातल से 18 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है क्षोभ मंडल। तो पहला स्तर जो है पृथ्वी से वो कौन सा है? क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद दूसरा स्तर आता है। दूसरा कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल कहाँ से है? तो समताप मंडल 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है समताप मंडल। फिर दूसरा है आपका तीसरा, पहला है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल। अब देखो मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये मध्य मंडल। इसके बाद चौथा है आपका तापमान मंडल। ताप मंडल। अब देखो तापमंडल कहाँ से कहाँ तक है? तो तापमंडल जो है वो 80 से 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक। इसके बाद आता है पांचवा, क्योंकि जो वायुमंडल है उसको 5 स्तरों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है। तो पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और पांचवा आपका आता है वाहिर मंडल। कौन सा आता है? वाहिर मंडल। ठीक। ये बाहिर मंडल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 700 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो बाहिर मंडल कहलाता है। यहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है बाहिर मंडल से। ठीक है, अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो क्षोभ मंडल देखो पृथ्वी से लगा हुआ, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की। तो देखो पृथ्वी से यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी के सबसे पास, तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा होगा? क्षोभ मंडल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्षोभ मंडल। अब देखो क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बादल का फटना। ठीक है, बादल का फटना और बिजली का तड़कना और पानी बरस, बादल का गरजना, बरसात, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? वो क्षोभ मंडल में होती हैं ये सारी घटनाएं। ठीक है। ये याद रखना कि अगर पूछा जाए कि जो बारिश, बादल का फटना, बारिश होना, बिजली तड़कना,
प्राकृतिक घटनाएं ये कहाँ होती हैं, तो ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। और एक और चीज है कि क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता है। याद रखना, ये तापमान क्या होता है, घटता है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो तापमान क्या होता है, घटता है। और क्षोभ मंडल में ही मौसम से जुड़ी सारी घटनाएं यहीं पे होती हैं। आंधी तूफान वर्षा ये सारी कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। और या एक चीज और याद रखना कि 75% गैसें इसी में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में। 75% गैसें कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें है, देखो आगे हम लोग समझते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल क्या है, तो समताप मंडल देखो हमने आपको बताया है 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला हुआ है। मतलब क्षोभ मंडल के बाद जो आता है वो समताप मंडल है। समताप मंडल में ही है ओजोन परत। ओजोन परत, अगर पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ओजोन परत का कार्य क्या है, तो ओजोन परत का कार्य है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। जिससे हमें मतलब क्या होता है, अगर हमारे ओजोन परत ना हो तो हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, आंखों की प्रॉब्लम, इन सब से बचाती है ओजोन परत। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं हम कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के बारे में देखो, मध्य मंडल को कहा जाता है, जो मध्य मंडल होती है इसको सबसे ठंडी परत कही जाती है। ठीक है, सबसे ठंडी परत। ठीक, इसको वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की कही जाती है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो उल्काएं होती हैं, उल्काएं, उल्का पिंड, उनसे रक्षा कौन करता है पृथ्वी की, तो उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा मध्य मंडल ही करता है। क्योंकि जो उल्का पिंड हैं वो जलकर राख कहाँ हो जाती हैं, तो मध्य मंडल में। ठीक है, उल्का पिंड कहाँ जल जाती है, मध्य मंडल में। ठीक है, तो यहाँ से भी याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो मध्य मंडल। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है अगला तापमंडल। तापमंडल के बारे में देखते हैं, तो 80 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और यहाँ पर देखो इसको आयन मंडल भी कहते हैं। तापमंडल में ही क्या है, आयन मंडल। तो याद रखना ये तापमंडल में ही क्या है, आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक, ये याद रखना। और यहाँ पर याद रखना कि जो रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं वो तापमंडल से ही होती हैं। तापमंडल से ही क्या होती हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, रेडियो तरंगें। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, जो देखा जाए अगला है आपका बाहिर मंडल। बाहिर मंडल, बाहिर मंडल मतलब यहाँ से क्या होता है, मतलब 700 प्लस के ऊपर जो है बाहिर मंडल है। बाहिर मंडल से ही क्या होता है, अंतरिक्ष की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बाहिर मंडल में क्या होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वो बाहिर मंडल ही है, सबसे बाहरी परत। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि यहाँ मतलब ऐसा कौन सा स्तर है वायुमंडल का जहाँ पर गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं गैसें कम मात्रा में, बाहिर मंडल में। ठीक है, और ये अंतरिक्ष से मिलता हुआ स्तर है, मतलब अंतरिक्ष यहाँ से मिला हुआ है, अंतरिक्ष यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह, उन्हें बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो बाहिर मंडल में ही परिक्रमा करते हैं। ठीक है, बाहिर मंडल में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन
का मैंने डीपली सॉल्यूशन कर दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट में ज़रूर आंसर करना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्षोभ मंडल, मतलब पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है, तो क्षोभ मंडल। देखो यहाँ पर ये मैंने दिया भी है, क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो ये लिख भी दिया है मैंने आप लोगों के लिए। क्षोभ मंडल में ही क्या है, मौसम, बादल, इन सब से रिलेटेड है, मतलब प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड है। समताप मंडल, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, और मध्यमंडल, उल्काएं जलती हैं मध्यमंडल में। इसके बाद तापमंडल में आयन मंडल और रेडियो तरंगे यहीं से जाती हैं। और बाहिर मंडल अंतरिक्ष की शुरुआत है। और एक चीज़ और है, अगर पूछा जाए जो हवाई जहाज उड़ते हैं जहाज, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो बताइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं जहाज, वो किस मंडल में उड़ते हैं, ये आपको भी बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। ये हमें बताना है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। 11 मई 1972 में, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2002, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1990, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1980। जल्दी से बताइए आपको अगर इसका आंसर पता हो तो। देखो, जैव विविधता अधिनियम, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्यों आया था। तो देखो यहाँ पर जो जैव विविधता अधिनियम है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो देखो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सॉरी विविधता सम्मेलन। तो जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक, 1992 में ही ये सम्मेलन हुआ था, तभी जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसमें जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था। और जिस पर भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो भारत की संसद में यह कानून 2002 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 2002 में ये पारित हुआ। ठीक, और लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था ये 2003 से। ठीक, अगर पूछा जाए जैव विविधता अधिनियम कब से लागू हुआ था, तो ये कब से लागू हुआ था, 2003 से। और पारित कब हुआ था, तो 2002 में। ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पर हमने ये दिया भी था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। 2002 में पारित हुआ था। और अधिनियम का नाम क्या था, जैव विविधता अधिनियम 2002, मतलब लागू हुआ 2003 में। और उद्देश्य क्या था, जैव विविधता संरक्षण, मतलब जैव विविधता का हम लोग संरक्षण के लिए बनाया गया था ये। मुख्य संस्था क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। लाभ पर्यावरण संरक्षण और लाभ साझा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जिसमें देखो जो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, उसके ही अनुसार एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था। कौन सा, एनवीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है कभी कभी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लिख लो, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। चेन्नई, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक, आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन
हम लोगों को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अब इनमें से हमें बताना है कौन सी जो कृषि है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ऐसी कौन सी खेती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है शिफ्टिंग खेती, ऑप्शन बी है जैविक खेती, ऑप्शन सी है अधिक उपज वाली किस्म वाली खेती, और ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती क्या होती है, जैसे किसी एक जगह पहले खेती की, यहाँ पर जो पौधे वौधे खड़े थे उनको काट कर इस जगह खेती कर ली। अब इस जगह खेती करने के बाद इसकी धीरे धीरे क्या होती है, उपज कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये छोड़कर चले जाते हैं दूसरी जगह। फिर दूसरी जगह ऐसा करते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे काट कर उनको जलाकर फिर यहाँ पर खेती करते हैं। कुछ दिन बाद इस यहाँ पर उपज कम हो जाती है तो फिर छोड़ देते हैं। तो ये शिफ्टिंग खेती होती है, एक जगह से फिर दूसरी जगह से ऐसे तीसरी जगह। तो ये क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है शिफ्टिंग खेती। क्यों नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इससे इसमें क्या है, पेड़ पौधों को काटा जाता है और उनको जलाया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और यहाँ इसको जो शिफ्टिंग खेती है, उत्तरी भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि, ठीक, इस नाम से भी जाना जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है जैविक खेती। देखो जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। जैसे गोबर, कूड़ा, जो घर से निकलने वाला राख आख है, जो उनसे जो खाद बनती है गोबर ओबर से, और मतलब जैविक के जो खाद बनती है उसका प्रयोग करते हैं, ना कि रासायनिक खाद का। तो वह खेती जिसमें रासायनिक खाद का बिल्कुल भी प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, रासायनिक जो खाद है उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना किया जाए, उसे कहते हैं जैविक खेती। ठीक है, तो ये जैविक खेती ही एक ऐसी खेती है जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, पर्यावरण में ये संरक्षण में सहायक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म वाली खेती। इसमें भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, अधिक उपज वाली में। ठीक है, और ग्लास हाउस पौधे में लगाने में ये भी क्या है, बहुत महंगी होती है। इस वजह से ये क्या है, अधिक महंगी होने के कारण इसको कर पाना मुश्किल होता है, और ये पर्यावरण में इतनी सहायक नहीं होती है जितने की जैविक खेती होती है। जैविक खेती से हम लोगों को भी नुकसान नहीं होता है और ये पर्यावरण को भी कुछ कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, जैविक खेती। तो यहाँ समझ में आ गया कि पर्यावरण जो संरक्षण में सहायक है वो कौन सी खेती है, जैविक खेती। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, कि सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है यहाँ समझ लो। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर देखो जो SO2, यहाँ पर धुआं निकल रहा है SO2, यहाँ निकल रहा है ये SO2 कहाँ से, कारखाने से। ठीक है, कारखाने से, फैक्ट्री एरिया से। ऐसे ही NO2 भी निकलता है। NOT कहाँ से, जैसे कि जो विद्युत संयंत्र होते हैं, विद्युत संयंत्रों से NO2 गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ से SO2 और NO2 गैस जब निकली तो ये वायुमंडल में गई। ठीक है, वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प, मतलब जलवाष्प जानते हो क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प वो होती है जो पानी को क्या, जैसे सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी क्या बन जाती है, भाप, उसको ही बोलते हैं जलवाष्प। ठीक है, तो इस जलवाष्प में जब NO2 और SO2 मिलता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, देखो NO2 जब क्रिया करेगी तो बनाएगी HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, और यहाँ पर SO2 जब HO2 से क्रिया करेगा तो बनाएगा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब ये अम्ल बनते हैं, जब ये बारिश होती है तो इस बारिश को कहते हैं अम्लीय वर्षा। जब वायु में ये प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है
NO2 और SO2 का, तो जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान होता है हमारी त्वचा को नुकसान होता है, हमारी आँखों को नुकसान होता है, और जो पेड़-पौधे हैं उनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जो झील और नदी के पानी क्या होते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अम्लीय वर्षा से। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया है, अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, HCl। तो यहाँ पर देखो HCl तो बन नहीं रहा था। HCl का काम क्या है? अगर पूछा जाए HCl, तो HCl हमारे पेट में पाया जाता है, पेट में। अमाश अमाशय से जो रस निकलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी हमें खाना पचाने में। ठीक है। जब ये HCl की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाती है, तभी हमें एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। ठीक है। जब हम लोग ऑयली खाना खा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, HCl ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, जिससे हमें गैस बनती है। क्या बनती है? गैस। और फिर हम लोग पीते हैं इनो। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग इनो पीते हैं। इनो से क्या होता है? इनो से क्या होता है, जब हम इनो पीते हैं तो जो अम्ल ज़्यादा बन गया था HCl, और इनो में पाया जाता है क्षार। तो ये जब आपस में मिलते हैं, अम्ल और क्षार, तो क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं और लवण बना लेते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, मतलब गैस नहीं बनती है। तो ये इतना समझ में आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ अम्ल जो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो गैस बनती है, गैस के लिए हम लोग इनो पीते हैं, अम्ल क्षार क्रिया करके लवण बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है बोरिक अम्ल। अब बोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? बोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, बोरिक अम्ल को बोलते हैं H3BO3। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है एंटीसेप्टिक दवाओं में बनाने में होता है। तो इससे बनती हैं क्या? एंटीसेप्टिक दवाएं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम एंटीसेप्टिक दवाओं में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका उपयोग होता है सिरका, सिरका में पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है। सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? खाद्य पदार्थों में और अचार में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अचार में और खाद्य पदार्थ में करते हैं। ठीक है। अब आता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने बता दिया है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड ही बना था जिससे अम्लीय वर्षा हुई थी। तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों लगाते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में थे नहीं, एक था तो एक लगाएंगे। अगर कभी दोनों आते हैं ऑप्शन में तो उसमें दिया रहेगा हमेशा कि दोनों, नहीं तो इनमें से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में। अगर नाइट्रिक अम्ल आया तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं आएगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल आया तो नाइट्रिक अम्ल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों अम्ल जिम्मेदार होते हैं अम्लीय वर्षा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें, देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है WWF से आशय है। तो देखो WWF का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन कौन कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वर्क फंड। तो यहाँ पर देखो WWF, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वर्ल्ड और वाइल्ड लाइफ फंड फंड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है। जो वर्ल्ड WWF है, उसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में। वो कहाँ पर हुई थी, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड।
ठीक, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ठीक, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड ये क्यों बनाया गया था? तो ये जो वन्यजीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, वन्यजीव के संरक्षण के लिए WWF बनाया गया था। इसका प्रतीक क्या है अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका प्रतीक प्रतीक क्या है इसका, तो विशाल पांडा। याद रखना, विशाल पांडा, विशाल पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें, अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी अवस्थित है। अब हमें इसमें बताना है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो बताना है कि जो फूलों की घाटी है वो किस राज्य में है। तो देखो, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। ठीक है, याद रखना, कश्मीर घाटी। और इसे क्या कहते हैं? धरती का स्वर्ग कहते हैं। धरती का स्वर्ग, एक सेकेंड, धरती का स्वर्ग। ठीक, धरती का स्वर्ग कहा जाता है किसे? कश्मीर घाटी को, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड में, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, और सिक्किम में, तो सिक्किम में कौन सी घाटी स्थित है? और यहाँ पर सिक्किम में आप लोगों को बताना है, हिमाचल प्रदेश में हम बता देते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे देवताओं, यहाँ पर हम लिख देते हैं देवताओं की घाटी, देवताओं की घाटी। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, कुल्लू घाटी को। तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, और हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल्लू घाटी है, जो देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से, कुल्लू घाटी से ही किनारे से क्या निकलती है? ब्यास नदी। क्या निकलती है? ब्यास नदी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, उत्तराखंड। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसमें, जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली, ठीक है, ये कहाँ पर है? साइलेंट वैली। तो बताइए साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये साइलेंट वैली जो है वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम के बारे में देख लो। सिक्किम जो है भारत का, भारत का पहला, पहला पूर्ण जैविक प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर जो खेती होती है पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है, ना कि रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं ये। तो भारत का अगर पूछा जाए भारत का पहला पूर्ण जैविक प्रदेश कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है। अब हमें बताना है, इसमें चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण मापने का काम करती है। तो देखो, इसका जो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ग्रीन ट्रिब्यूनल एक अदालत है। क्या है? अदालत। अब ये किस प्रकार की अदालत है और कौन से मामले सुनती है? तो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अदालत है वो पर्यावरण से जुड़े मामले सुनती है। किससे जुड़े?
पर्यावरण से। ठीक है, पर्यावरण से जुड़े मामले सुनते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी ग्रीन ट्रिब्यूनल की, वो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। किस अधिनियम से हुई थी? तो राष्ट्रीय, तो याद रखना ये किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो राष्ट्रीय हरित हरित अधिकरण अधिकरण अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अधिनियम 2010, इसके द्वारा ही ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अदालत है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर पूछ ले इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना ये चीज, कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। ये पर्यावरण से जुड़े मामले देखता है और कानून बनाता है, और ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है सर्वे ऑफ इंडिया। अब सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? तो ये इसका कार्य जो है ये क्या करता है, जो भारत का नक्शा है या सीमाएं हैं, तो ये नक्शा और सीमा बनाने का काम करता है सर्वे ऑफ इंडिया। तो याद रखना, हम यहाँ पर लिखे देते हैं, इसकी स्थापना लिख लो पहले। सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, सबसे पुराना विभाग है ये सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग माना जाता है इसको। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है भारत की राष्ट्रीय मानचित्र और सर्वेक्षण संस्था है ये। यह भारत की नक्शे बनाने और भूमि मापने, भौगोलिक भौगोलिक जो जानकारी है तैयार करने का कार्य करती है ये। तो ठीक है, यहाँ पर इतना लिख लीजिए बस, नक्शे नक्शे और सीमा और सीमा बनाने का काम किसका है? तो यह है सर्वे ऑफ इंडिया का। इतना याद रखना, समझ में आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। अब इसका पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है सर्वे ऑफ इंडिया का, तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। ठीक, ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। पहला ऑप्शन ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अदालत है पर्यावरण से संबंधित जो मामले होते हैं वो देखती है, और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिकरण अधिनियम के द्वारा। और 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया बना, जो वो नक्शे देखता है, मतलब भारत का राष्ट्रीय नक्शा देखता है और सीमाओं से संबंधित काम करता है। देखिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें सी ऑप्शन दिया गया है क्या? केंद्रीय जल आयोग। जाहिर सी बात है, केंद्रीय जल आयोग है तो जल से संबंधित होगा। तो ये जल के संरक्षण से संबंधित है और जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है केंद्रीय जल आयोग। अब हम लोग इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना किसके कहने पर हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर हुई थी। बी आर अंबेडकर के कहने पर। बी आर अंबेडकर बी आर अंबेडकर की सलाह से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना भीमराव अंबेडकर की सलाह, बी आर अंबेडकर की एडवाइस से, सलाह से 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका काम क्या है? जल संरक्षण से संबंधित। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना हुई थी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की, वो हुई थी 1974 में। ठीक है, 1974 में। अब ये देखो इसका काम क्या है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का, इसको बोलते हैं सीपीसीबी। सीपीसीबी, इसका काम यही है कि ये जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण को मापने का कार्य यही करता है। ठीक है, प्रदूषण को मापने का कार्य कौन करता है? सारे प्रदूषण को मापने का काम करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर होगा, कौन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर
डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। अब हमें बताना है, देखो ज्वालामुखी से संबंधित 100% एक ना एक क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आता है, यूपी टेट, एमपी टेट, कुछ भी कोई भी टेट हो, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है ज्वालामुखी से। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन किस क्या दिया गया है इसमें, पहला ऑप्शन दिया गया है सिसली में, रॉकीज में, के एंडीज में, या फिर हवाई में। तो अब इस प्रश्न का हम ऑप्शन ए देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है सिसली में। देखो ऑप्शन ए सिसली, सिसली क्या है, सिसली जो है इटली का एक द्वीप है, द्वीप, ठीक, इटली का द्वीप है। इस पर ही माउंट एटना, कौन, माउंट एटना, माउंट एटना ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो याद रखना कि जो माउंट एटना ज्वालामुखी पूछा जाए अगर, कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो इटली के सिसली द्वीप पर है, ठीक है। आगे चलते हैं रॉकीज। तो रॉकीज ये पर्वतमाला है, ठीक है, ये पर्वतमाला है रॉकीज। और ये किस किन कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है ये, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका के दो देशों में फैली हुई है ये, एक तो कनाडा, कनाडा, दूसरी ये है यूएसए, यूएसए, अमेरिका। मतलब इन दोनों देशों में ये फैली हुई है रॉकीज, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में है ये रॉकीज पर्वतमाला, और दो देशों में फैली हुई है, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं एंडीज। एंडीज कहाँ पर स्थित है, तो एंडीज जो पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। और यहाँ पर कई प्रकार की ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाई पाई जाती है, बहुत, मतलब इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पर है, एंडीज में है। और यहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी कहाँ पर स्थित है, वो एंडीज में ही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और जिस पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और इस पर ही कौन सी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो एंडीज पर है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हवाई में। तो देखो हवाई क्या है, हवाई एक यूएसए का स्टेट है, यूएसए का एक स्टेट है हवाई, जिस पर दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, जिसका नाम है किलाउ। तो याद रखना, दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ कहाँ पर पाई जाती है, तो इसी द्वीप पर पाई जाती है, हवाई पर, ठीक है। दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखना, सबसे सक्रिय। तो क्वेश्चन अगर आ जाए दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, तो हवाई में, जो कहाँ पर है, यूएसए का एक राज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडीज में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में, उसको किस नाम से जानते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी दिया गया है सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसमें देखो, जो सांगपो नदी है जो तिब्बत से आई है, उसको तिब्बत में तो सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब ये आगे चलकर भारत में आती है,
तो इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। लेकिन जब यही आगे जाकर कहाँ पर गंगा से मिलकर बांग्लादेश में जाती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसको जब ये गंगा से मिल जाती है तो उस नदी को, गंगा से जब ये मिलती है तो वो एक नदी बन जाती है, तो उस एक नदी को क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना। तो बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। और ये यहाँ पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। दिहांग या फिर सियांग, या लिख लो सियांग। ठीक है, दिहांग और सियांग दोनों बोलते हैं। और भारत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना। समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, तो सांगपो नदी जो भारत में आई है उसको क्या नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम जो स्थान है वो कहाँ पर है? गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद से। ठीक, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थान है, वहां से निकली है। और यहाँ पर देखो, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है वो तिब्बत, देखो ये तिब्बत से निकली हुई है। तिब्बत में सेंगे, कौन सी जगह से? सेंगे खबाब। कौन सी जगह है? सेंगे खबाब। इसका उद्गम स्थल है सेंगे खबाब। ये भी ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकली है? तिब्बत से ही निकली है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये यमुना, यमुना नदी कहाँ से निकली है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री से, एक सेकेंड, यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। गंगा गंगोत्री से। और सिंधु नदी जो है वो सेंगी खबाब तिब्बत से निकलती है। समझ में आ गया होगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी। और ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में जाकर मिलती है। किससे? गंगा से। ठीक है, प्रयाग में। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ध्रुव तारा कहा जाता है। अब बताओ, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, के दक्षिणी तारे को? अब देखो, ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा की कहानी कहीं ना कहीं हिंदू जो ग्रंथ है, पुराण है, उसमें क्या है, एक ध्रुव लड़के से जोड़कर बताई जाती है कि जो ध्रुव थे, उन्होंने उनको भगवान ने वरदान दिया था कि आप सबसे ऊंचे चमकते रहोगे। तो ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो स्थिर है। सारे तारे स्थिर नहीं है, लेकिन ध्रुव तारा एक जगह पर स्थिर है, हमेशा उसी जगह पर चमकता रहता है। और जो नाविक, प्राचीन में जो नाविक और जो यात्री होते थे, वो लोग दिशा का ज्ञान करने के लिए इसी तारे का उपयोग करते थे, ध्रुव तारे का। ठीक है, और ये किस दिशा में चमकता है? तो उत्तर दिशा में ये चमकता है, हमेशा स्थिर है उत्तर दिशा में। तो जो प्राचीन काल में जो नाविक हुआ करते थे, यात्री हुआ करते थे, वो इसी तारे से दिशाओं का पता लगाते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और ये पार्ट 1 हुआ, इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने डीपली पढ़ाए हैं, क्योंकि हम लंबी क्लास नहीं करना चाहते हैं। छोटी छोटी क्लासों में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगले पार्ट 2 में फिर 10 क्वेश्चन, और अगले पार्ट 3 में अगले 10 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन जो 2022 में आए थे पेपर में, उसका हम लोग डीपली तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है आपको। इतना काम है आपका, और पढ़ते रहिए। आपको कैसा लग रहा है मेरे से पढ़ने में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता हूँ मैं आगे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप लोग हमारा सहयोग करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।